जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। विकास की अवधारणा ही संरक्षण, सहयोग और तकनीक पर आधारित होता है। हम विकास चाहे जितना भी कर लें, जब तक अपने संसाधनों का संरक्षण नहीं करते हैं, तब तक विकास की जो समूल अवधारणा है उसमें कहीं न कहीं परेशानी उत्पन्न होती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के चर्चा में हम खास करके विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत और संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ आज के चर्चा में शामिल हो रहे हैं आप अर्चित आनंद जी। अर्चित आनंद जी जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वन संरक्षण पर काम करते हैं। अर्चित जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जोहार है, धन्यवाद आपका। अर्चित जी, जब विकास की बात होती है तो एक तरफा हम लोग सोचते हैं कि हाँ विकास करना है, लेकिन उसी में क्या होता है कि जो संसाधन हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, बेरोक टोक उसका हम विदोहन करते हैं, शोषण करते हैं, और इसके कारण विकास तो होता है, लेकिन जो क्रमिक विकास होना चाहिए और विकास जो सस्टेनेबल होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो ये जो संरक्षण है वो कैसे किया जाए और मानव के सभ्यता के लिए ये क्यों जरूरी है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि विकास आज के समय में ज़रूरी भी है और सस्टेनेबल हो ये और ज़रूरी है जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम रोक नहीं सकते, वो होना ही होना है जी, उसको बिल्कुल करना है। लेकिन ये तय बात है कि विकास के लिए एक हम लोग का सम्यक प्रयास जो है वो हो, सभी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन हो। चीज़ें जब जैसे मान लीजिए आप सड़क बना रहे हैं तो उसके लिए आप सड़क को खोदते हैं, उसके लिए स्टोन की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए बिटुमेन की व्यवस्था करते हैं, ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। उसके बाद आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। आपने पहाड़ तोड़ा, आपने गिट्टी के लिए जंगल काटा, लेबलिंग किया, तो ये एक सब चीज़ों का मिश्रण है। अब इसमें किस तरीके से हम इन चीज़ों को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना इस सड़क को बना सकते हैं, इस पर एक अध्ययन की ज़रूरत है। अध्ययन कर भी रही है सरकार, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कम हो जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण है, आपके ही शहर में जी लाखों की संख्या में वृक्ष कट गए जी विकास के नाम पे, और वृक्ष जो है पर्यावरण, उसके भी कल्पना आप कर नहीं सकते। लेकिन आप एक सामान्य इंसान की तरह सोचिए, एक सामान्य आदमी की तरह अगर सोचें आप, तो एक वृक्ष को बड़ा होने में 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं कि जब वो उस लेवल पर तैयार हो कि वो ऑक्सीजन को फ्लोट करे चारों तरफ। आपने कहा कि हमने एक पेड़ काटा, 10 पेड़ लगा दिए, लेकिन एक पेड़ काटने के बाद जो नुकसान 15 साल हम झेलेंगे उस पर हम सिर्फ विचार नहीं करते, क्योंकि वो 10 पेड़ को 15 साल लगेगा उस लेवल पे आने में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। अगर सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो उससे क्या पर्यावरण की क्षति हो रही है उसका आकलन पहले पूर्व में हम कर लें। उसके प्रति जो हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं वो हर संभव उस कार्य के होने से पहले कर लिया जाए। योजना बनाने से कि कार्य हमें करना है, उसमें ये नुकसान का आकलन है, हम इसको पहले कर लें फिर इसको शुरू करें। अच्छा, जब प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की बात होती है तो या संरक्षण की बात होती है, तो जल एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है किसी भी व्यक्ति के या किसी भी सभ्यता के या किसी के लिए भी, किसी भी जीव के लिए। तो जल का होना बड़ा ज़रूरी होता है। जल ही जीवन है, ऐसा हम नारा भी देते हैं। तो ये जो जल का संरक्षण वो कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, ये अधिक से अधिक जल को हम संरक्षित करें और उसको अपने उपयोग में लाएं, क्योंकि आप इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देखिए, जल संरक्षण तो आज के इस एरा में हर एक इंसान की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 लोग कर रहे हैं और 100 लोग यूज़ कर रहे हैं। आज यही हो रहा है। आप इस एक शहर की तुलना करें, रांची शहर है, इतना बड़ा 25 लाख की आबादी है पूरे रांची ज़िले की, उससे ज़्यादा होगी, हो सकता है। रेनफॉल बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ, पानी काफ़ी है यहाँ।
पानी की Rainfall कोई बहुत अच्छा कमी है। नहीं है। एवरेज रेनफॉल इंडिया में अन्य शहरों से ज़्यादा है। फिर भी रांची का ग्राउंड वाटर टेबल आप ढूंढ के देखें, काकी रोड में पानी नहीं है। अगर बारिश ना हो तो हमें पानी न मिले, डैम में पानी नहीं आएगा। ग्राउंड वाटर टेबल बिल्कुल नीचे जा चुका है, 1000 फीट, कहीं 1500 फीट, कहीं 200 फीट, मैंने अनइवन है बड़ा। रांची का नीचे का खैर थोड़ा डिफरेंट है भी वो जो सिस्टम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, शहरों के लिए वाटर कंजर्वेशन का तरीका अलग होगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग होगा। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का बेस्ट तरीका है कि जो बारिश का पानी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम उसको ज़मीन के अंदर ले जाएं। आपने देखा होगा बारिश के समय में अखबारों में निकलता है कि निगम ने कहा या किसने कहा, इसने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, ये कंपलसरी है, करिए। हमारा मानना है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ, कि सरकार ने कहा कि इतने एरिया स्क्वायर फीट का जो भवन बना है उससे ज़्यादा का भवन है तो रेन वाटर करें। हमारा मानना है कि आप छोटा सा भी यूनिट बनाएं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी करें, क्योंकि पानी जब ग्राउंड वाटर में रिचार्ज ही नहीं होगा, आपके यहाँ की बारिश का पानी नाला से होकर नदी में जाता है, नदी से होकर कहीं और चला जाता है, तो समुद्र में चला जाता है। आपको बिल्कुल वो वेस्टेज है और वो आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं रह गया उसका। तो सबसे ज़रूरी है कि शहरों में अर्बन जो है एरिया है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया जाए, मैंडेटरी। किसी भी छोटा यूनिट हो या बड़ा यूनिट, बड़ा एकदम किसी भी हाल में नक्शा ही पास न करे सरकार, चाहे निजी हो या कमर्शियल हो, मैंडेटरी कहें कि आप इसको करिए। स्रोत कई हैं घरों में। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। रांची ज़िले में 1 लाख हाउस होल्ड मान लीजिए, एवरेज चलिए, 1 लाख घर ऐसे होंगे जिसमें कि पानी पीने के लिए आरओ सिस्टम लगाया होगा लोगों ने। फिल्टर लगाते हैं, हाँ, हर घर में होता है। हाँ हाँ हाँ, लगभग। कभी आपने आकलन किया कि आरओ सिस्टम में जो पानी वेस्टेज निकलता है उस पानी का आप क्या करते हैं? उस पानी का तो कोई उपयोग नहीं होता है, ऐसे ही बह जाता है। ऐसे ही बह जाता है। 1 गिलास पानी वो साफ करने के लिए 4 गिलास पानी वो बाहर कर देता है। अच्छा, ये बिल्कुल एक अपना मानक है उसका। अब आप सोचिए कि वो 4 गिलास पानी जाता कहाँ है? उसका कोई इस्तेमाल हम और आप नहीं करते हैं। आप जबकि उसको आप फर्श क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप उसके इरिगेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं, आप गाड़ी धोने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बर्तन नहीं धो सकते, हम कपड़े नहीं धो सकते उसमें, क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी सारा केमिकल बाहर आता है। लेकिन ये बेसिक चीज़ें तो हो सकती हैं। वो पानी का आपका जो खर्च है उसको रिड्यूस करेगा। तो इंसान को वाटर बजटिंग करनी चाहिए आने वाले समय में। जैसे आप अभी बहुत बड़ी बात आपने कही है कि वाटर बजटिंग। हाँ। ये क्या है, ये इसको जरा विस्तार से बताइए आप। वाटर बजटिंग का कि जैसे आप घर का, मैं आपके पास मान लीजिए आपको 50,000 रुपये घर की आमदनी है आपकी, तो बजट बनाते हैं ना कि बिल्कुल बनाते खर्च करेंगे, 100 रुपये उधर करेंगे। बिल्कुल। तो आने वाले समय में अभी सरकार ने भी मीटर सिस्टम कर दिया ना, आपको पैसे लगेंगे, आप बजटिंग शुरू कर देंगे। अभी तक आपको फ्री में मिल रहा है, इसलिए आप बजटिंग नहीं कर रहे हैं। जब मीटर लग जाएगा, बिजली का बिल स्विच कैसे ऑफ करते हैं आप घर में जाते हैं? बिल्कुल, नहीं तो मीटर बढ़ता रहेगा। तो वाटर बजटिंग है कि आपको ये डिफाइन करना होगा कि हमारे घर में पानी किस हेड में कितना खर्च होता है। कपड़ा साफ करने में कितना खर्चा करें, बाथरूम में कितना खर्चा करें। अब हर चीज़ में पानी की बिना कुछ नहीं। आप एक जीन्स पहनते हैं, आपको पता है जीन्स को बनाने में कितना पानी लगता है, इस जीन्स को धोने में कितना पानी लगता है। कपड़े आप डेली चेंज करते हैं। मैं अपनी बात आपको बताऊं, लोग हंसते हैं मुझको। मैं पार्टियों में जाता हूं नॉर्मली, तो मैं 1 प्लेट लेता हूं और फिर उसी प्लेट में मैं मिठाई भी ले लेता हूं, सारी चीज़ें उसी में खा लेता हूं। तो 1-2 लोगों ने मेरे से पूछा कि आप यार और प्लेट्स है, क्वार्टर हैं, बाउल है, क्यों नहीं लेते? हमने खाना ही तो है यार, जितना प्लेट लेंगे उतनी बार उसको धोना पड़ेगा, उतनी बार पानी जो है पानी वेस्टेज होगा। बहुत सोचने के लिए इस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, तभी पानी बचेगा। पूरी दुनिया में पानी कितना है सबको पता है। फ्रेश वाटर जो हमको आपको मिलता है 1.2% पानी फ्रेश जो हम पी पाते हैं। बाकी जो 1.5% और है, जो 3% के लगभग पानी दुनिया में उपलब्ध है फ्रेश वाटर पीने लायक। बाकी पानी तो ग्लेशियर में है, कोई डीप ज़मीन के अंदर है, जमा है, उसका आप यूज़ नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना ही पानी है, उसी में हमको सब करना है, जीवन चलाना है। हमारा आपका तो चल जाएगा, आने वाले भविष्य के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर झारखंड की बात की जाए तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, विकास का तो काम चल ही रहा है,
लेकिन विकास के काम के साथ ही साथ जल के स्रोत बहुत ज़्यादा सूखे हैं, साथ ही साथ जो मिट्टी का कटाव है वो बड़ा तेज़ी से हो रहा है। इसको रोकने के लिए सरकारी स्तर पर कोई ऐसी योजना बनी है? देखिए, योजनाएं तो हमारे पास जो भी राज्य सरकार बनाई या भारत सरकार, योजनाएं तो बनती हैं, अच्छी बनती हैं, इसमें दो राय नहीं है, काम भी हो रहा है जी। लेकिन जो जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो रहा है। आपने ये चर्चा की, कहा कि मिट्टी का कटाव हो जाए। हाँ, बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव रोकने का बहुत आसान सा तरीका है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करिए आप, वो मिट्टी कटाव को रोकेगा। मिट्टी कटाव का आपको भविष्य में कितना सारा नुकसान हो रहा है ये लोगों को भी अंदाज़ा नहीं, क्योंकि लोगों को चावल दाल सब्जी मिल जा रही है। मिट्टी का एक ऊपर का लेयर बह जा रहा है, वो धीरे धीरे बहते 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 आपके पास वहाँ नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो उसके लिए प्लांटेशन बेस्ट उपाय है। वृक्षारोपण करिए, उसको बचाने का प्रयास सरकार ने किया है, फॉरेस्ट विभाग ने किया है, NGOs भी करते हैं, हम और आप अपने निजी तौर पे भी करते हैं। तो मिट्टी, आपको एक मज़े की बात बताएं, 1 इंच मिट्टी को बनने में 1000 साल का समय लगता है। तो मिट्टी का मिसयूज़ भी ना करें हम। मिट्टी में कई जगह देखेंगे आप, कभी आप मेरे घर आए मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कम से कम कंक्रीट का इस्तेमाल करता हूँ। कि जिस मिट्टी में आपने कंक्रीट मिला दिया, बालू मिला दिया, वो खराब हो गया, स्टोन डस्ट मिला दी, वो मिट्टी किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो मिट्टी का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ के लोगों को करना पड़ेगा। और अच्छा, स्टोन डस्ट और बालू मिलाने से भी मिट्टी की प्रकृति बदल जाती है, खराब हो जाती है। स्टोन डस्ट तो पत्थर का पाउडर है जी, उसमें कोई उर्वरा शक्ति थोड़ी ना है, वो तो मिट्टी को खराब करेगा। तो मिट्टी का इस्तेमाल जो है बहुत, मिट्टी ही नहीं रहेगी तो आज और कल, हाँ, तो हम अन्न कैसे जीवन ही आपका समाप्त हो जाएगा। हाँ, सारा का सारा चीज तो उसी पर। आप हाइड्रोफोनिक्स खाली पानी में उगा के क्या कर लेंगे? सब्जी या पत्ता खा के जीवन थोड़ी जीना है। मिट्टी की आवश्यकता है, मिट्टी को की गुणवत्ता बचाए रखनी है, केमिकल का लेस यूज़ करना है। अच्छा, केमिकल से भी मिट्टी बहुत प्रभावित होगी सर। केमिकल से मिट्टी प्रभावित होती है, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। बिल्कुल, ज़बरदस्ती लोग केमिकल डाल के उसको खिलाते हैं। मिट्टी को भोजन चाहिए, आप उसको नॉर्मल फूड दीजिए ना भैया, जो उसका नेचुरल है उसको रहने दीजिए। आप जंगलों में जाइए, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कौन सा केमिकल डालता है उसमें लोग? मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति से उतना बड़ा जंगल पालती है ना। बिल्कुल, वहाँ कौन आप यूरिया और फॉस्फेट और पोटास डालने जाते हैं? पेड़ हो जाते हैं 300 फीट लंबे, 2000 साल पुराने, 1000 साल पेड़ रहते हैं जिंदा, बगैर केमिकल के रहते हैं। तो हम और आप बिना केमिकल के क्यों नहीं रह सकते? तो ज़रूरी है, जागरूकता की कमी है। और विकास की दौड़ में, सस्ता करने की दौड़ में किसान भी कई बार उर्वरक जो है उसको गलत तरीके से प्रयोग कर, पेस्टिसाइड कई प्रकार के वो कर लेते हैं। तो अवेयरनेस आ रहा है, सरकार प्रयास कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, आम आदमी को जल संरक्षण के लिए, मिट्टी संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए? ये तो सरकारी तौर पर योजनाएं बन अपनी रही हैं। दिनचर्या में इनको शामिल करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अपनी दिनचर्या में जब तक इन चीज़ों को आप शामिल नहीं करेंगे तब तक आप जो है इन चीज़ों से मतलब को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हर आदमी को दिनचर्या कैसे? जैसे कि एक तो बचपन से बच्चों, आजकल पर्यावरण संदेश आप देखते हैं, बच्चों में पेंटिंग प्रतियोगिता करते हैं, ये करते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए आप। मतलब बच्चों में ये भाव पैदा हो कि किस प्रकार से हम अपनी प्रकृति से जुड़े। ये पेंटिंग से नहीं होगा, इससे थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसको आप फील्ड में लाइए, बाहर लाइए। पेंटिंग करा के आपने किसी को पुरस्कार दे दिया, बच्चा खुशी हुआ, मेडल पहना, घर चला गया। आपने एक को दिया, 400 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, 399 बच्चे, चलिए आया गया, पर्यावरण दिवस खत्म हो गया। लेकिन उस 400 बच्चों को आप पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए आपको एकदम देसी तरीका अपनाना पड़ेगा। आप कंप्यूटर से और ये फोटोग्राफी करा के नहीं कुछ कर सकते। तो शहरी बच्चों में है कि इनके पास आजकल गैजेट्स हैं, तो उनके माध्यम से आप जागरूक करिए। ग्रामीण बच्चे, आप ग्रामीण गाँव में जाएंगे, अभी एक जल नल योजना चल रही है, बड़ी अच्छी योजना है सरकार की। जी जी। तो उसमें हम लोग जाते हैं फील्ड में, कई बार सर्वे वगैरह करने देखते हैं, तो उससे जागरूकता आ रही है लोगों में।
ये हाँ? जल नल योजना से उसमें लोगों को बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप पानी कम खर्च करें, पानी नल का टैप बंद करें। ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार नल से पानी गया है, उनको तो फ्री की आदत है, एकदम कुआं है, चापाकल है, बोरिंग है, वहाँ पानी की वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप उनको ओवरहेड टैंक से पानी दे रहे हैं, तो उनको ट्रेन किया जा रहा है, स्वच्छता का भी दिया जा रहा है। तो योजनाएं भारत सरकार की, राज्य सरकार की चल रही हैं, असर भी हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए था, क्योंकि पर्यावरण को मतलब पर्यावरण जिस गति से क्षीण हो रहा है उसकी उसके बनिस्पत हम अभी थोड़ा स्लो है। हमको उसे आगे जाना पड़ेगा, साथ में नहीं, आगे जाइए, आगे जाना पड़ेगा। आगे जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप जिस शहर में रहते हैं, आप इस शहर के बारे में एक चीज़ जानते हैं, आपको लगता होगा रांची में बहुत जंगल है। हाँ, वो तो लगता क्या, वो तो दिखता भी है। सच्चाई आपको मैं बताऊँ, पूरे देश में आप गूगल कर लीजिएगा, जितने राज्य की राजधानियां हैं, पेड़ों का औसत रांची में सबसे कम, दिखता बहुत पेड़ है। ये तो बिल्कुल नई बात है। आप गूगल कर लीजिएगा, पूरे देश में जितने राज्य की राजधानी है, उसमें पेड़ों का अगर आप सर्वे करेंगे तो पर पर्सन जो होना चाहिए वो रांची में पूरे देश में सबसे कम, जबकि सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। हाँ, चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है, क्योंकि झारखंड तो जंगल का ही प्रदेश है। तो कई तरह के मुद्दे हैं, और इंसान देखिए, हम लोग जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, ये 5 ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन मतलब आदमी, 5 ज हम लोग बोलते हैं उसको। अच्छा, 3-5 के कोऑर्डिनेशन के बिना धरती चलनी नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन में क्या है, जन है, हम आपके जैसे लोग हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर लेते हैं। जानवर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उसको भी आप केमिकल खिला के उसका दूध निकाल लेते हैं, नहीं तो सुई दे करके दूध निकाल लेते हैं। बिल्कुल। पौधे में पेस्टिसाइड डाल के आप जो कद्दू इतना बड़ा होता है उसका इतना बड़ा बढ़ा लेते हैं। तो सारी गड़बड़ी जो है ना, वो हमारी से शुरू होती है। हम अपनी सुविधा के लिए प्रकृति में, पर्यावरण में हेर फेर करने की कोशिश कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और भयानक परिणाम होने वाले हैं इसके। तो कई स्तर पे है ना, आप सड़क पे चलते हैं, गाड़ियाँ इतनी हैं, धुआं इतना निकलता है, सरकार तो कह रही है कि हम वो बैटरी वाली कारें ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारें ला रहे हैं। ये सड़क पे बैटरी वाली कारें और लिथियम वाली कारें आते आते 50 साल लगेगा, 100%। हाँ, कम से कम 20-25 साल तो लग ही जाएगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा। आप देखेंगे ना, वो तो कारें इतनी महंगी कि सामान आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप रांची शहर में देखिए कितनी कारें हैं, दिखती है, मुझे लगता है अगर 500 कारें दिन भर में आपने देखी तो एक भी मुझे तो नज़र नहीं आती। अभी मैं आया हूँ अपने घर से, एक भी नज़र नहीं आई मुझे। आप बशर्ते कि बाइक थोड़ा दिख रहा है, बाइक, छोटी गाड़ियाँ दिख रही हैं, स्कूटी दिख रही है। मैं धनबाद में, हम लोग काम कर रहे हैं वाटर कंजप्शन पे, जल संरक्षण पे, वहाँ पे आप देखेंगे माइनिंग एरिया है जी, इतना एयर पोल्यूशन होता है वहाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, हाईवा चलते हैं, मशीनरी चलती है, उनसे डस्ट उड़ता है, धूल उड़ती है, पूरा पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेड हो जाता है। हाईवा चलती है, उसका कोई पोल्यूशन देखने वाला नहीं कि हाईवा का वो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला है। तो हर एंड पे ज़रूरत है इसको हम लोग को रेक्टिफिकेशन की, कि भैया पर्यावरण के प्रति नो कॉम्प्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जब तक नहीं अपनाएंगे, हम और आप बहुत खतरे में पड़ने वाले हैं। और खुद का भी, मतलब खुद का भी स्टार्ट अपने से करना पड़ेगा। अपने घर से स्टार्ट करिए, अपने बच्चों से स्टार्ट करिए, उनको जागरूक करिए। इधर के दिनों में अर्चित जी पेड़ वेड़ तो काफ़ी लग रहे हैं और लोग भी काफ़ी अवेयर हुए हैं, तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ा होगा, कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा। जैसे रांची में ही कुछ पेड़ वेड़ लगाने की व्यवस्था हुई। हम ये नहीं कहते कि फ़र्क नहीं पड़ा है या नहीं पड़ेगा जी, हमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जो गति होनी चाहिए जी वो स्लो है। आप साल में अगर 1 लाख पेड़ लगाते हैं, पेड़ों के लिए भी जगह चाहिए ना, जगह तो आपके पास लिमिट है, जगह तो लिमिट है ना। पेड़, रांची शहर में हर साल लाख पेड़ आप लगा नहीं सकते, जगह ही नहीं है, कहाँ लगाएंगे। लेकिन हर साल लाख गाड़ियाँ तो बढ़ जा रही हैं। हाँ, वो जो डाटा आ रहा है, जो रजिस्ट्रेशन का डाटा है, वो तो बड़ा भयानक है। इस शहर में यहाँ की गाड़ियाँ हैं, बाहर से आती, तो उनका पोल्यूशन कहाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। गवर्नमेंट को बीच में पॉलिसी कुछ राज्यों ने लाई भी थी शायद कि एक आदमी को 2 से ज़्यादा गाड़ी देने पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो ये सब करके कुछ गाड़ियों की संख्या कम करनी चाहिए। आखिरकार इसी सड़क पे गाड़ी दौड़ेंगे, सड़कों की संख्या भी सीमित है, जगह ज़मीन सीमित है, एक आदमी 10 गाड़ी खरीदने का क्या औचित्य है।
पोल्यूशन भी कर रहे हैं आप, जगह भी आपने घेर रखा है। और आदमी को सोचना चाहिए कि सिंगल मैन सिंगल गाड़ियाँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी। मैं कुछ दिन पहले सिंगापुर में था, मैंने वहाँ देखा वहाँ रात में चलने वाली गाड़ियों के लिए अलग नंबर प्लेट है, वीकेंड में चलने वाली गाड़ियों के लिए अलग नंबर प्लेट है। वो वीकेंड से बाहर अगर निकालेंगे तो उनको फाइन हो जाएगा। अच्छा, ये सिस्टम वहाँ है। हाँ, वो नहीं निकाल सकते। उनको अगर सैटरडे संडे का परमिट है तो वो फ्राइडे गाड़ी नहीं निकाल सकते बाहर। तो खैर इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, लेकिन हम लोग को इसी में जो है ना सुधार की आवश्यकता है। और खास करके आप तो झारखंड में कुछ पेड़ भी है, झारखंड नाम है इसका, लेकिन जिस अनुपात में झारखंड में लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हम तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, किसान है, बारिश होती है, उसके बावजूद वो धान के अलावा कोई फसल नहीं उगा पाते। तो मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। सिंचाई की सबसे बड़ी इस किसान के लिए दुविधा होती है, सिंचाई, उसका अभाव है। झारखंड में जो उबर खावर ज़मीन है जिसके कारण सिंचाई का बहुत बराबर कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाया है, तो मोटर अप्रेंटिस चेंज करें ना हमारा। जहाँ पे अगर हमको लगता है कि यहाँ से वहाँ हमको नहर बनाने में बहुत पैसा लगना है, तो छोटे छोटे पॉकेट्स डेवलप करें आप, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाएं, छोटे छोटे कैसे रिचार्ज किया जा सके, ग्रीनरी कैसे बढ़ाई जा सके, कैसे वाटर ज़मीन का मॉइस्चर डेवलप किया जा सके, उसके बहुत सारे उपाय। अभी तो कुछ सरकार ने शुरू की अमृत सरोवर योजना टाइप का सरोवर योजना, हाँ बढ़िया है, उसमें तालाब बन रहा है, बड़े बड़े तालाब बन रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन भी हो रहा है, लोगों को रोजगार भी उससे जो सराउंड में है उसके। यदि एक वाटर बॉडी बन जाता है अगर, तो मान लीजिए सरोवर अगर 1 एकड़ का बना है, ये योजना तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छी है, और इस पर काम भी काफ़ी हो रहा है। काफ़ी हो रहा है, उसमें लोगों को लाभ भी हो रहा है। तो ऐसे वाटर बॉडी से लाभ तो होता ही है, लेकिन शहरों में वाटर बॉडीज कहाँ बनाएंगे आप? कहाँ बनाएंगे शहरों? यहाँ तो जो है उसको लोगों ने भर दिया, नदियों को बिल्कुल नदी गायब हो गई। रांची शहर की आधी से ज़्यादा नदियाँ विलुप्त हो गई। कहाँ गई? कोई देखने वाला नहीं है, कोई जिम्मेवारी लेने वाला कोई तैयार नहीं है। नदी के स्रोत भी अब पता नहीं चल पा रहा है, वो तो गायब ही हो गई। आप बस नक्शे में है या फिर किताबों में है, नक्शे में है या किताबों में है। तो इन चीज़ों को अब आप कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे? उसके लिए हजारों बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेंगी आपको, बन चुकी हैं, वो लोग सालों से रह रहे हैं उसमें। तो उसमें नहीं जाकर के जो उपलब्ध संसाधन है उसको और बेहतर तरीके से उसका कैसे उपयोग किया जाए उस पर ध्यान दिया जाए, बनिस्बत की विवाद में पड़ने में कि अब बिल्डिंग तोड़ो और उस तालाब को ढूंढ के निकालो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी ऑल्सो, संसाधन का भी दुरुपयोग है। तो उस चीज़ में न जाए हम लोग, लेकिन आगे अब ऐसा न हो ये सुनिश्चित, इस पर गंभीरता से हो कि वाटर रिसोर्सेज जो भी हमारे हैं उसको मैं जिंदा रखूं। ये हर इंसान की जिम्मेवारी है, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम और आप ऐसा दौड़ रहे हैं कि ये चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं। आप नतीजा देख लीजिए, कांके डैम के कई एक ऐसे अपार्टमेंट हैं जहाँ लोगों ने फ्लैट छोड़ दिया है, पूरी बिल्डिंग खाली है। कांके डैम के आसपास, कांके रोड में जाइए, कांके रोड में बिल्डिंग खाली। ऐसा क्यों? वो यहाँ के बारे में भी सुना है, कटहल मोड़ वाले भी इलाके में, कई इलाकों में है रांची के 3 महीने त्रिपुदाना में एक इंडस्ट्रियल एरिया में कई एक पॉकेट ऐसा है जहाँ पानी नहीं, लोग 2-2 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन से पानी ला रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत बड़ा इशू है। बिहार में भी अभी हम लोग गए थे, बिहार में मुजफ्फरपुर जगह है, वहाँ जो 10 फीट पे 15 फीट पे पानी मिलता था, कई जगह वहाँ 45 फीट पे मिल रहा है, जबकि वहाँ कोसी नदी है और कई गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक बहती है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने बड़ी बातें कही, वाटर कंजर्वेशन, भूमि का जो मिट्टी का कटाव है, और ये तमाम सारी बातें जो विकास की अंधी दौर में हम जब दौड़ रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों पर हमको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, पर्यावरण को भी थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और ये अपने से शुरू करना पड़ेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विषय को लेकर के हम आगे भी आप लोगों के सामने में प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक अपनी टीम के साथ हम विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार, थैंक यू।